हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरेन्द्र पांडे फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और आज के क्लास में हम लोग जीओसी के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि मिक्स्ड प्रॉब्लम्स होंगे। हर एक टॉपिक हमने पढ़ रखा है, बस उसी को रिवाइज करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, अगर हम लोग छोटे मोटे कॉन्सेप्ट की बात कर लें, कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर बॉन्ड लेंथ की वो बात कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ में हमको सबसे पहले जानना है कि जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ होगी वो डबल बॉन्ड से बड़ी होगी और डबल बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो ट्रिपल बॉन्ड से बड़ी होगी। ठीक, अगर सेम एटम के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है इस तरह से, कोई दो एटम, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम लोग कार्बन ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा आप लोगों के पास कि अगर रेजोनेंस हो रहा है किसी कंपाउंड के अंदर, रेजोनेंस हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से जहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर में चला जाता है और डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज हो जाता है। ठीक है, जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो तो इसको समझेंगे, जिनको पता है वो सीधे सोल्यूशन अपना कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, अपने पास अगर ये एराइल हैलाइड है, ये हैलोजन हो गया, इसके पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर यहाँ डीलोकलाइज होगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ये बॉन्ड अगर यहाँ टूटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये यहाँ आ जाएगा, आप इसको ड्रॉ जरूर करेंगे अपने से, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये हैलोजन और यहाँ प्लस लग जाएगा। बाकी आप करते रहिए इसको, ये यहाँ चला जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो कि रेजोनेंस की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है, रेजोनेंस की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन हैलोजन बॉन्ड, पहले वो सिंगल बॉन्ड था। कार्बन हैलोजन बॉन्ड पहले सिंगल बॉन्ड था, रेजोनेंस की वजह से इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और जो इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई कहता है कि ये एराइल हैलाइड है और ये एल्किल हैलाइड है, इन दोनों में ये जो RX बॉन्ड है या CX बॉन्ड है इसको कंपेयर करो, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से CX बॉन्ड लेंथ घट जाएगी और इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जैसी थी वैसे ही रहेगी। तो अगर ये बॉन्ड लेंथ A पिकोमीटर है और ये बॉन्ड लेंथ B पिकोमीटर है, हैलोजन एटम सेम होना चाहिए, तो जो A की लेंथ होगी वो B से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, कोई डाउट वाली बात? तो ये हम लोगों का बेसिक फंडा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें तो यहां पे पाई अल्टरनेट पाई, तो कार्बन और ऑक्सीजन इनके बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन जब रेजोनेंस हो रहा है तो उस रेजोनेंस की वजह से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो रेजोनेंस की वजह से जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सिंगल बॉन्ड में। इसका मतलब अगर यहां पे रेजोनेंस होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आया? यहां पे वैसे कितने RS बने हैं, 2 RS। क्वेश्चन आसान है, बस इसके पीछे का थीम आपको पता होना चाहिए कि पूछना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। बॉन्ड लेंथ की तो कोई बात ही नहीं है। यहां पे पाई अल्टरनेट पाई, तो यहां पे 3 RS बनने वाले हैं, और अगर 3 RS बनेंगे तो जो हमारा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है इस बॉन्ड के अंदर वो और ज्यादा होगा, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, और ज्यादा होगी। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो जो कॉन्सेप्ट पहले वाले में वही तीसरे वाले में है, तो ये पहले के ही बराबर है। और एट लास्ट ये वाला जो बॉन्ड है वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब
इसका रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, क्वेश्चन तो देखते सॉल्व किया जा सकता था कि इसके अंदर ज्यादा आरएस है तो इसके अंदर ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होगी, लेकिन जिनको ये सारी बातें नहीं पता है, ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया है, उनके लिए टफ है कि कैसे बॉन्ड लेंथ क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन होता है, बाकी जिनको आइडिया उनके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, बहरहाल अब अगर पहले तो हमसे ये पूछा गया लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ बताओ, बट हम लोग पूरा थ्रू आउट सॉल्व करते हैं, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? बी वाले की। बी वाले के बाद इनकी बॉन्ड लेंथ पे थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो ए और सी का बराबर होगा। वो कंप्लीट डबल बॉन्ड है तो डी के अंदर कोई डिलोकलाइजेशन नहीं है, इस वजह से उसके अंदर कोई सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ जितनी थी उतनी ही रहेगी, यानी कि सबसे शॉर्टर बॉन्ड लेंथ किसका होगा? उसका होगा। समझ में आया? तो लॉजिक समझ में आना चाहिए कि क्यों ये क्वेश्चन जीओसी में पूछा गया है, क्योंकि जीओसी के कॉन्सेप्ट से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, इसलिए कहां पूछा गया है? जीओसी में पूछा गया है। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से और आगे यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट, अमंग दीज कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सी एन बॉन्ड लेंथ। देखो बेटा, ये सी एन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, ये अपने पास सी एन बॉन्ड लेंथ है, यहां पे भी अपने पास सी एन बॉन्ड लेंथ है, यहां पे भी अपने पास सी एन बॉन्ड लेंथ है, और यहां पे भी है। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे NH2 के पास ये जो ग्रुप है एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, बस आपको ये ध्यान रखना है रेजोनेंस की वजह से सिंगल के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर और डबल के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो रहा है, तो इसके अंदर सिंगल से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। पहले क्या था? सिंगल था, अब कौन सा कैरेक्टर आएगा? इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसमें CHO ग्रुप नहीं है, मतलब थोड़ा रेजोनेंस कम होगा, रेजोनेंस कम होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा कम होगा। ये प्योर सिंगल बॉन्ड है और ये प्योर डबल बॉन्ड है, तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ कौन सा हो गया? C डबल बॉन्ड N वाला, और सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा हो गया? C सिंगल बॉन्ड N वाला। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है और इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आ रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा 3, फिर 2, फिर 1 और फाइनली 4। आंसर तो आ गया, अच्छे से ओरली आ गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो इन चीजों को ड्रॉ करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, एक टाइम के बाद आपको भी उतना आ जाएगा जितना सबको आ रहा है। यहां आप ध्यान से देखो, आरएस ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? यहां पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूट जाएगा, CHO बन गया। अब ये यहां आएगा, ये यहां निगेटिव चार्ज आएगा, ये यहां आ गया, ये बॉन्ड यहां निगेटिव चार्ज लग गया CHO, और यहां NH2 प्लस आ गया। अब ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड यहां आ गया। आपको ड्रॉ करना है, चीजों को सीखना है। फिर से कह रहे हैं, जिनको आ रहा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ चुका है, आगे बढ़ने के चांसेस है उनके पास। ये हो गया। इसके बाद अगेन ये स्ट्रक्चर गया था, अब ये स्ट्रक्चर यहां भी आ सकता है इस तरह से। तो एक तो आपकी आरएस की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आप देख रहे हैं थ्रू आउट पूरे जीओसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने पास NH2 प्लस आ जाएगा, फाइनली ये बॉन्ड टूटेगा, इधर आएगा और ये NH2 लग जाएगा और ये CHO। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पे जो है सिंगल बॉन्ड आरएस की वजह से अपने, वो भी एक्सटेंडेड CHO की वजह से, इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जा रहा है। इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। सेम चीज ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा कम बढ़ेगा। क्यों थोड़ा कम बढ़ेगा? क्योंकि इसके पास आरएस कम होंगे। ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो जो प्योर सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, और जो प्योर डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आया है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आया माने बॉन्ड लेंथ ज्यादा कम होगा, और यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आया है मानी बॉन्ड लेंथ कम कम होगा। तो इसमें बॉन्ड लेंथ कम घटा, इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा घटा, तो इसको कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा हमारा दूसरे नंबर पे, और पहला वाला ये आ जाएगा हम लोगों का, सॉरी ये तीसरा वाला था ना, यहां पे पहला वाला आ जाएगा यहां पे। ठीक, तो ये हम लोगों का ऑर्डर हो गया। तीसरा वाला प्योर सिंगल बॉन्ड है तो ये पहले पे रहेगा, ये प्योर डबल बॉन्ड है तो आखिरी पे रहेगा, ये चौथा था, ये चौथा था। ठीक, बाकी पहले और दूसरे को कंपेयर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? रेजोनेंस की। जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा घटेगी। समझ में आ गया?
तो सेम क्वेश्चन था पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे, 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे कहीं न कहीं मिसिंग पार्ट में थे, जो टॉपिक वाइज हम लोगों ने डिस्कशन शुरू से किया है। नेक्स्ट, एस ऑफ आयोनाइजेशन टू प्रोड्यूस कार्बोकैटायन एंड ब्रोमाइड आयन अंडर द ट्रीटमेंट। देखो बेटा, इस पे हमने खूब सारा प्रैक्टिस किया हुआ है कि Ag+ के साथ अगर अपने पास कोई एल्काइल ग्रुप है और ये कैटायन है अपने पास, तो यहां से R+ बनेगा और AgX इस तरह से चला जाएगा। इस R+ की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन क्या होगा, उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए जो कार्बोकैटायन हमारा बनने वाला है उसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, हम लोगों को बना देना है कार्बोकैटायन बिना किसी टेंशन के। यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, अच्छे से आपको पता है ये डीलोकलाइज होगा। बेटा फिर से कह रहे हैं, आपको आ रहा है वेल एंड गुड, बट फिर भी आप प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, फर्दर करते रहेंगे। तो इसके बनने वाले हैं कितने आर्यस, 5 आर्यस। ऐसे ही इस बॉन्ड को अगर तोड़ते हैं तो यहां पे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये OCH3 है। अगर यही OCH3 इस पोजीशन पे होता, इस पोजीशन पे होता या इस पोजीशन पे होता, तो पॉजिटिव चार्ज वहां पे जाता, पॉजिटिव चार्ज वहां पे जाता तो कौन सा इफेक्ट लगाता, ये +m। लेकिन ये मेटा पोजीशन पे है, इसीलिए ये +m नहीं लगाएगा, तो क्या लगाएगा, -I। और -I लगाएगा तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। तो ये स्टेबिलिटी घटा देगा, मतलब रेजोनेंस से बढ़ेगा और -I से घट जाएगा। ठीक है, यहां आ जाओ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भ्रमण करते हुए यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा। ठीक, तो इसके हिसाब से देखोगे तो जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, लोन पेयर अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, बैक बॉन्डिंग का कंडीशन होगा, एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, आखिरी में कौन बचा, D। तो D वाला नॉर्मल है, नॉर्मल कार्बोकैटायन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन हुआ, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हुआ हम लोगों का C वाला। और बोला है मैक्सिमम किसके अंदर होगा, तो मैक्सिमम किसके अंदर होगा, C के अंदर होगा। क्लियर है, कोई डाउट वाली बात, अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। 78 सिमिलर क्वेश्चन इसमें भी है। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर क्वेश्चन सिमिलर है तो जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। यहां कार्बोकैटायन बनेगा, यहां कार्बोकैटायन बनेगा, यहां भी कार्बोकैटायन बनेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और यहां भी कार्बोकैटायन बनेगा। अब समझने वाली बात, क्या मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। हाईली स्टेबल होगा तो इसका जो कार्बोकैटायन बनाने का एस होगा वो सबसे अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा किसके अंदर होगा, A के अंदर, उससे अच्छा थोड़ा सा कम C के अंदर। ये आपका एलाइलिक कार्बोकैटायन है तो उसके बाद ये होगा, और यहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। विनाइलिक एराइलिक में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये अपने पास ब्रोमीन है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये बॉन्ड यहां आ रहा है, हम कहते हैं बार बार ड्रॉ करना चाहिए। यहां पे नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इस बॉन्ड के अंदर, इस बॉन्ड के अंदर यहां जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो ये बॉन्ड आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो जब भी इस तरह से विनाइलिक कंडीशन दिखे या आप लोगों को एराइलिक कंडीशन दिखे तो इन कंडीशंस में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। समझ गए, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विथ डाइल्यूट एसिड फॉर्म्स द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। सेम चीज बेटा, अब यहां पे क्या हो रहा है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब यहां पे जो लिविस बेस है अपने पास, जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो ऑक्सीजन ही है। तो अगर लोन पेयर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा, और कुछ इस तरह से बनाएगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ हम लोग तोड़ देंगे।
तो यहां से क्या होगा, ये CH3OH हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन यहां बन गया। सिमिलरली आप यहां देखोगे, अब एक बार अगर समझ में आ गया कि आपको फाइनली यहां करना क्या है, ये बॉन्ड तोड़ देना है। ठीक, फिर यहां भी क्या करना है, आपको जहां भी ऑक्सीजन वाला बॉन्ड लगा हुआ है इस बॉन्ड को तोड़ देना है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरह से आ जाएगा ट्रोपाइलियम आयन। अब इसके बारे में तो पता ही है, हाईली स्टेबल होता है। ये अपने पास C6H5 COH हो जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज C6H5। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रोपाइलियम कैटायन जो होगा वो हाईली स्टेबल होगा आप लोगों का। ठीक है, बाकी इसकी अगर बात करें तो ये कंडीशन आप लोगों का फुलफिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, तो यहां तो गलती से बॉन्ड ब्रेक होने वाला नहीं है। बाकी यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहां 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर ये इसकी बात करेगा तो सबसे अच्छा C जाएगा, उससे थोड़ा सा कम D जाएगा, उससे थोड़ा सा कम A जाएगा, और B वाले में ये प्रोसेस नहीं होगा। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके GOC से ही रिलेटेड है, ये अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, और आप अगर कहीं अटक रहे हैं इन टॉपिक्स में, आपको चीजें कम समझ में आ रही है, तो हमने GOC का एक 1 शॉट बना रखा है, आप उसको देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके ढंग से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ, ठीक है, फिर वही बात है यार, आपको क्या करना है, हमको यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट कर देना। कार्बोकैटायन जनरेट करने का मतलब, ये कार्बोकैटायन कहां जनरेट हुआ, ब्रिज हेड पे हुआ, और ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन अगर 8 मेंबर तक रिंग है तो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल है, या ऐसे कह सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट जैसा कंडीशन है। तो यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला नहीं है, तो सबसे कम रेट होगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगाओगे 3 फिनाइल ग्रुप आएंगे, बहुत अच्छा स्टेबल होगा। यहां पॉजिटिव चार्ज लगाओगे, ट्रोपाइलियम आयन है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी देखोगे, ट्रोपाइलियम आयन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इस कंपाउंड से तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻11 टाइम्स ज्यादा होती है ना, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन भी ठीक ठाक स्टेबल होता है। तो इस हिसाब से देखोगे तो जो तीसरा वाला कंपाउंड हम लोगों का, उसके कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद दूसरे की होगी, उसके बाद चौथे की होगी, और पहले से तो उम्मीद करना ही छोड़ दो, पहला बनेगा ही नहीं। तो पहला नहीं बनेगा तो देखते ही आंसर इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे आप, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में क्वेश्चन है तो, क्योंकि इस तरह से ऑप्शन सेट किए गए हैं कि जो सबसे कम स्टेबल है वो पहला है, और वो चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो कभी कभी एग्जाम हॉल में अगर इस तरह से पैटर्न सेट किया जाता है ऑप्शंस का, तो बच्चे जो ज्यादा समझ पाते हैं ऑप्शंस को वो कर पाते हैं जल्दी से, है ना। नहीं तो जो चारों ऑप्शन एनालाइज करेगा उसको 15-20 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। बहरहाल सीखने के लिए तो हम लोग देख रहे हैं वीडियो, ताकि हम सारी चीजें सीख और समझ जाए। नेक्स्ट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन विल बी फास्टेस्ट इन विच ऑफ द कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बन जो भी है। अब यहां पे कह रहा है वो H निकालना चाह रहा है, भाई निकाल दो ना, H निकालने में क्या बुराई है, यहां से एक बार निकालने का प्रयास कर रहा है। अब जब यहां से निकालेगा तो निगेटिव अल्टरनेट, पाई अल्टरनेट, ये पूरा हाईली स्टेबल है, 3 आरएस है, जहां पे एक बार निगेटिव चार्ज यहां जा रहा है, तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन आसानी से कहां से होगा, X से होगा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड लेंथ, ठीक है बेटा, फिर से वही कह रहा है, CC बॉन्ड लेंथ अपने पास C2H6 है। C2H6 का मतलब अपने पास सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हैं, ये हो गया पहला CC। एक में C2H4 दिया हुआ है, C2H4 दिया हुआ है तो कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इसमें डबल बॉन्ड है। एक में C6H6 दिया हुआ है, C6H6 का मतलब है कुछ इस तरह से, ये हो गया। और एक में दिया हुआ है C2H2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान से देखो, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी, उतनी कम होगी। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, C2H2 की, तो सबसे कम हो गया C2H2। उसके बाद डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखेंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें है, इसके अंदर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके अंदर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस के फेनोमेनन की वजह से डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये प्योर डबल बॉन्ड है, लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड है, और वो डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। और वैसे भी हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ रखा है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है आप लोगों का 1.5, और यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। 1.5 कैसे,
दो आरएस बनते हैं बेंजीन के, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है दोनों, ये अच्छी बात है। यहां देखो इसके अंदर कौन सा करेक्टर है, डबल, यहां कौन सा करेक्टर है, सिंगल, तो एक में 2 का कंट्रीब्यूशन, एक में 1 का कंट्रीब्यूशन, कितने हैं, 2, एवरेज निकाल लो, तो 3/2 दैट इज 1.5। ठीक, ये 1.5 हम लोगों के पास आ गया बॉन्ड आर्डर। अब बॉन्ड आर्डर हम लोगों का जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी हमारी कम होगी। तो इस हिसाब से देखोगे बॉन्ड आर्डर इसका 2 है, इसका 1.5 है, तो इसमें किसका कम होगा, इस वाले का कम होगा और इस वाले का ज्यादा होगा। इसका मतलब C2H4 आएगा, उसके आगे C2H6 आएगा, और यहां का तो कहना ही क्या, कोर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, तो सबसे अच्छी बॉन्ड लेंथ किसके अंदर आ जाएगी, C2H6। तो ये C2H6 नहीं, C6H6 है, तो सबसे ज्यादा C2H6, फिर C6H6, फिर C2H4, एट लास्ट C2H6। ठीक है, ये ऑप्शन अपने पास आ गया। समझ में आया, आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा एनालिसिस की जरूरत है, और कंसेप्ट वही लगेगा जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। रेजोनेंस होगा तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जिससे उसकी बॉन्ड आर्डर बढ़ जाएगी, बॉन्ड आर्डर बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। समझ में आया, ठीक है। ये कह रहे थे अगर हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस होने की वजह से जो सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से उसका बॉन्ड आर्डर बढ़ जाएगा, और बॉन्ड आर्डर बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो उसके अंदर कोई कंपाउंड डबल बॉन्ड है, अब किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है और वो उसके अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो बॉन्ड आर्डर घट जाएगा, बॉन्ड आर्डर घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोगों के, जो हर प्रॉब्लम से हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो बेटा, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, कितने रेजोनेंस हो रहे हैं, 2 आरएस है इसके पास। यहां पे अगर देखोगे कार्बन कार्बन, ये अपने पास कोर डबल बॉन्ड है, यहां पे बात करोगे रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, यहां पे आइसोलेटेड है। अब अगर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो कौन से ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन है। देखो पेपर में सॉल्व करना है तो भैया क्वेश्चन तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करके घर भागेंगे हम। अब बात करेंगे सबसे अच्छा रेजोनेंस किस में हो रहा है, तो बेटा सबसे अच्छा रेजोनेंस इसके अंदर हो रहा है। ठीक, क्यों हो रहा है, हमने कहा था जहां पे इक्विवेलेंट आरएस बनते हैं उसके अंदर रेजोनेंस का एक्सटेंट बहुत अच्छा होता है, और अगर रेजोनेंस का एक्सटेंट अच्छा है तो बॉन्ड आर्डर जो होगा किसी इसके अंदर वो क्या होगा, कम होगा, और बॉन्ड आर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ठीक ठाक बढ़ेगी। तो रेजोनेंस की वजह से बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, तो इस वजह से बेंजीन कहां आ गया, पहले पोजीशन पे आ गया। अब कहोगे सर इसमें भी आइसोलेटेड कंडीशन है, बेटा इसमें इसके पास 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा तो सिंगल के अंदर, ये आपको याद होगा अगर इस तरह का कंडीशन हम लोगों के पास था, ये sp हाइब्रिडाइज था, तो ये बॉन्ड यहां आ गया था और ये बॉन्ड टूट गया था। तो आप ढंग से याद कर पा रहे होंगे, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था और C के ऊपर निगेटिव। फाइनली अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये कुछ इस तरह का कंडीशन था, हर एक हाइड्रोजन अगर यहां पे लगे हुए हैं तो इनके अंदर सिंगल बॉन्ड से भी कम का बॉन्ड, मतलब बॉन्ड आर्डर 1 से कम हो जाएगा, इसका बॉन्ड आर्डर 2 था तो 2 से कम हो जाएगा, इसका बॉन्ड आर्डर 1 था तो 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये बॉन्ड आर्डर 2 से कम हो गया, ये बॉन्ड आर्डर 1 से ज्यादा हो गया, ये बॉन्ड आर्डर 1 से कम हो गया। एक बॉन्ड तो बॉन्ड आर्डर 1, 2 बॉन्ड तो बॉन्ड आर्डर 2, 3 बॉन्ड तो बॉन्ड आर्डर 3। इसके पास पहले पूरा पूरा 2 था, लेकिन जब हाइपर कंजुगेशन हुआ तो 2 से कम, इसके पास पूरा 1 था तो 1 से ज्यादा। इसका मतलब जब हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ जा रही है, इस कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ घट जा रही है, और इस कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बढ़ जा रही है। तो इसके में और इसके में डिफरेंस क्या है, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि इसके पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 10 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन बढ़ तो रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन से रहा है ना,
और हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रेंथ रेजोनेंस से क्या होती है, कम। इसी वजह से रेजोनेंस का इफेक्ट हम लोग पहले देखेंगे। तीसरे में और पहले में रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस का इफेक्ट पहले देखेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन का देखेंगे। इस वजह से जब हम कंपेयर करेंगे तो तीसरे और पहले को एक साथ कंपेयर करेंगे। इनमें रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ में, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। फिर दूसरा आएगा हाइपर कंजुगेशन वाला और चौथा आएगा हाइपर कंजुगेशन वाला, तो इन दोनों को एक साथ देखेंगे। हम शुरू से इस तरह से कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब पहले और तीसरे में इसमें रेजोनेंस अच्छा हो रहा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा बढ़ेगी, तो इस वजह से तीसरा पहले से ज्यादा हो गया। इसमें हाइपर कंजुगेशन अच्छा हो रहा है, इसमें थोड़ा कम हो रहा है, तो दूसरा चौथे से ज्यादा हो गया। तो 3 1 2 4 आंसर समझ में आया। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ढंग से आपका पता चल जाएगा कि कितना अच्छे से क्लियर है। ठीक, समझ गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग है शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड लेंथ। यार देखो, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है। शॉर्टेस्ट मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है, ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड है। अब यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ खूब घटेगा। यहां पे देखोगे तो सिर्फ 2 RS बनेंगे इसके, तो यहां पे भी बॉन्ड लेंथ घटेगा, लेकिन उतना नहीं घटेगा जितना रेजोनेंस इसमें हो रहा है, क्योंकि इसके 5 RS बन रहे हैं, इसके 5 RS बन रहे हैं, इसके 2 RS बन रहे हैं, तो इसमें बॉन्ड लेंथ कम घटेगा, इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा घटेगा। और यहां पे भी देखोगे इसके 3 RS बन रहे हैं, लोन पेयर अल्टरनेट पाई निगेटिव आएगा, यहां चला जाएगा। 3 RS होंगे तो ये थोड़ा और घटेगा। ये 3 RS की वजह से घट गया, ये 2 RS की वजह से घट गया, अब सोचो ये 5 RS की वजह से है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ अगर बात करोगे CCl में, सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है ना, सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में आ रहा है। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर की बात करोगे तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में आ रहा है, C में, C से कम D में, D से कम B में, B से कम A में। A तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर C में, D में, B में, A में। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड डिस्टेंस C में, D में, B में, A में। अब बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा हुआ या बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ कम, यानी कि A में, B में, D में, C में। तो सबसे अच्छा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, A का होगा, और सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, C का होगा। समझ में आया। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जा रहे हैं और नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन ऐसे कह सकते हैं कि जो मिक्स्ड प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आप लोगों का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट पे है। तो मिक्स्ड प्रॉब्लम भी एक तरह से एक टॉपिक हो गया, जो मिसिंग टॉपिक हम लोगों का था। ये टॉपिक कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में कवर नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बेटा है क्या, जब अपने पास Na होगा और D2O से रिएक्ट करेगा, तो बेसिक क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे वाटर वाला रिएक्शन, ये हाफ D2 बना देगा और यहां से एक अच्छा खासा बेस मिल जाएगा हम लोगों का। और अगर ये बेस मिल जाएगा तो आपको अच्छे से पता है ये अपने पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और अगर इसको बेस मिल जाए तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसा होना चाहेगा, ये प्रोसेस फिजिबल होगा। अब साइक्लोपेंटाडाइनाइन के RS बनेंगे, और आपको अच्छे से पता है इसमें हर एक जगह पे ये निगेटिव चार्ज हम लोगों का डीलोकलाइज होने वाला है। अब हर एक जगह पे अगर निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, ये इस तरह से जाएगा, तो यहां पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, यहां आ गया, यहां आ गया, ये निगेटिव आ गया, और फाइनली एक बार और ये घूमेगा और पहले वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हो हर एक पोजीशन पे निगेटिव चार्ज जा रहा है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी इस तरह से अपने पास एसिड बेस रिएक्शन हो और ऐसे कहीं भी निगेटिव चार्ज जा रहा हो और उसका रिएक्शन आप D2O के साथ कराते हैं, मतलब इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर आप D2O के साथ कराते हैं, तो जहां जहां पे निगेटिव चार्ज है वहां वहां का हाइड्रोजन हट के ड्यूटेरियम लग जाता है। ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन हो गया। जहां जहां हाइड्रोजन है वहां वहां क्या लग जाएगा, ड्यूटेरियम। तो देखो निगेटिव चार्ज कहां कहां जा रहा है, निगेटिव चार्ज यहां भी 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 है।
तो हर एक पोजीशन का हाइड्रोजन हटेगा और वहां पे क्या लग जाएगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से अच्छा बॉन्ड बनाता है कौन, कार्बन ड्यूटेरियम, तो वो सारे पोजीशंस पे लग जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग जा रहा है, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड लग जा रहा है। कौन सा बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम। ये चीज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं टाटोमेरिज्म में। जैसे आपके पास लिखा हुआ है CH3COCH3 और यहां पे OD- और D2O लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, निगेटिव चार्ज आएगा, CH3COCH2-, ये निगेटिव चार्ज आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। सोचो यहां से भी निकलेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यानी कि एनायन यहां पे भी आ रहा है, एनायन यहां पे भी आ रहा है, तो 3 हाइड्रोजन यहां से और 3 हाइड्रोजन यहां से, तो फाइनली ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है CD3COD3। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, अपने पास इस तरह का भी क्वेश्चन हो, अगर CH2 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, अगर यहां देखेंगे तो निगेटिव चार्ज वैसे यहां से निकलेगा, क्योंकि ये मोस्ट एसिडिक है। क्यों मोस्ट एसिडिक है, निगेटिव अल्टरनेट पाई, खूब सारा आरएस मिल रहा है, तो जब ये रेजोनेंस कर रहा है तो यहां पे भी निगेटिव आ रहा है, यहां पे निकलने के लिए यहां से भी निकल सकता है निगेटिव अल्टरनेट पाई, मतलब उस एनायन की स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत होनी चाहिए ना, एसिड बेस रिएक्शन भी तो होना चाहिए। जैसे ये एसिड बेस रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर मिल रहा है। ये एसिड बेस रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास जा रहा है रेजोनेंस से। अगर ऐसा कंडीशन है और जहां जहां निगेटिव आपका जा रहा है वहां वहां से हाइड्रोजन निकल के क्या लग जाएगा, ड्यूटेरियम, तो CD3, ये CH सेफ रहेगा, यहां पे CD हो जाएगा, ये CO CD3। तो पेपर में पूछा जाता है बताओ कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, इस वाले में 6 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, इस वाले में 3 1 4 3 7 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, इस वाले में कितने हुए, 1 1 2 1 3 1 4, तो 6 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए। तो हाइड्रोजन ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्या होता है समझ में आया। आप एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी वाला कंजुगेट बेस, जो भी सबस्टांस होगा, ये अगर एसिड मान लें तो जो भी सबस्टांस होगा कंजुगेट बेस बनेगा, उसकी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है, तो sp3 कार्बन से जहां जहां से आपने हाइड्रोजन निकाला और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होकर जहां जहां जा रहा है जिस जिस कार्बन पे, उस कार्बन के हाइड्रोजन क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे किससे, ड्यूटेरियम से। समझ में आ गया, कोई डाउट वाली बात। बहुत डेप्थ में इस टॉपिक में नहीं जाना है, सिंपल सा ये क्लू था आप लोगों के पास, sp3 कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, कार्बन आयन बनेगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वहां से हाइड्रोजन हट के क्या लग जाएगा, ड्यूटेरियम। अब वो कार्बन आयन जहां जहां डिलोकलाइज होगा वहां वहां का हाइड्रोजन निकाल के क्या लगा देंगे, ड्यूटेरियम लगा देंगे। समझ में आ गया, कोई टेंशन वाली बात, ठीक। तो अब इसी में जैसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसे अपने पास एक कंपाउंड दे दिया गया, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, और हाँ इससे पूछा जाए बताओ कौन कौन से ड्यूटेरियम रिप्लेस होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ये sp3 अपने पास, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, निगेटिव आएगा, यहां निगेटिव आएगा, तो ये पोजीशन से निकलेगा माने 2, यहां से निकलेगा 1 3, और यहां पे भी तो निगेटिव आएगा, तो 3 3 6। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहां कहां ड्यूटेरियम लगेगा। तो इस टॉपिक के थ्रू आपने ये भी छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि ऐसा कहीं लिखा हुआ हो या OD- D2O लिखा हुआ हो तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। क्लियर है, वेरी गुड, समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो डाइपोल मूवमेंट के लिए क्या करना होगा, बॉन्ड ब्रेक करना होगा, कंपाउंड की पोलैरिटी चेक करनी होगी। कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा पोलर होगा, ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, हाईली स्टेबल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होगा, कंपाउंड हाईली पोलर होगा, यानी कि इसका जो डाइपोल है वो बढ़ जाएगा। इसको तोड़ोगे, यहां पे पॉजिटिव यहां निगेटिव आएगा, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी होगी इसकी नो डाउट थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी होगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी। मतलब ये वाला ज्यादा पोलर है, ये वाला कम पोलर है। ठीक है, सही बात है। यहां आ जाओ, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर निगेटिव, सवाल ही नहीं पैदा होता है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन पोलर की कैटेगरी में आएगा। जो भी पोलैरिटी होगी इस कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की वजह से होगी, मतलब कंप्लीट चार्ज नहीं सेपरेट होंगे। यहां तोड़ोगे, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर निगेटिव, कंप्लीट चार्ज का सेपरेशन हो गया, ये पूरा प्लस हो गया, ये पूरा माइनस हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट खूब सारा होगा। तो इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा था, वो इनकरेक्ट है, आंसर आ गया हम लोगों का, फिर भी आदत से मजबूर। अब ये वाला पाई देखो ध्यान से, ये एजुलीन का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोगों ने एजुलीन पढ़ रखा है तो आपको आइडिया होगा कि ये एजुलीन का स्ट्रक्चर होता है। नहीं पढ़ रखा है तो याद कर लीजिए, यहां पे निगेटिव आ गया, यहां पे पॉजिटिव आ गया, इसको अगर बंद करेंगे तो आपको दिखेगा ये ट्रोपाइलियम आयन है, इसको बंद करेंगे तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है।
मतलब फाइनली आप समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है इस पे पूरा प्लस डिलोकलाइज हो जाएगा और इस पे पूरा माइनस डिलोकलाइज हो जाएगा, ये इस तरह से थोड़ा, ठीक है। तो ये एजुलिन हाईली पोलर होता है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ये नॉन पोलर हो गया, कलरलेस हो गया, और ये पोलर होता है साथ में कलर्ड होता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट इससे बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इस तरह से आयंस का सेपरेशन हो गया है। आसान है, करेक्ट ऑर्डर दिया था। यहां पे तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड इधर की तरफ तोड़ दें, ये बॉन्ड इधर की तरफ तोड़ दें, तो ये तो बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, ये बन जाएगा एरोमेटिक, ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, ये बन जाएगा एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर दोनों में सेम है, उसको छोड़ो। यहां देखो एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा और यहां पे एरोमेटिक कैरेक्टर कम, तो अगर इस हिसाब से देखोगे इसके पास ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर है और अगर इसके पास ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर है तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब इसके बन पाने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। और अगर ये बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो पोलर नेचर क्या होगा, ज्यादा, मतलब टूटेगा तो यूजुअली दोनों में नहीं, लेकिन एक्सटेंट की बात करें तो इसमें बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो इसके टूटने की संभावना थोड़ी बहुत है, जिसकी वजह से अगर ये टूट गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन हो सकता है और इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अच्छा क्वेश्चन था डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है डाइपोल मोमेंट, और ऐसे क्वेश्चंस आए तो और मजेदार क्यों दिया गया है यहाँ पे। वैसे डाइपोल मोमेंट तो जीओसी का एक बहुत शानदार पार्ट होता है, केमिकल बॉन्डिंग का भी एक अच्छा हिस्सा होता है, बट यहाँ क्यों दिया गया है? क्योंकि भाई आपने एरोमेटिसिटी पढ़ रखा है जीओसी के अंदर, और अगर एरोमेटिसिटी पढ़ रखा है तो उसका एप्लीकेशन भी तो करना होगा। अब ये क्वेश्चन 11th का बच्चा नहीं कर पाएगा जो केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ पढ़ा होगा, ये वो बच्चा कर पाएगा जो जीओसी पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ाई जाती है, कहां पढ़ाई जाती है? जीओसी में। इसीलिए बेसिक केमिकल बॉन्डिंग के मॉड्यूल्स में अगर ये क्वेश्चन दे दिए जाएं तो बच्चों से ये क्वेश्चंस होने वाले नहीं, और जिन्होंने एजुलिन नहीं पढ़ा है वो इसकी शकल सूरत को याद कर लें, ठीक हो जाएगा काम आपका। नेक्स्ट बेटा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है। यार ये क्वेश्चन हम लोग किए तो थे, ये हाईली स्टेबल होता है पहला वाला, हम बताए थे लगभग 1000 गुना ज्यादा स्टेबल होता है ट्रोपाइलियम से। फिर कौन सा हो जाता है? तीसरा वाला, सॉरी इसमें हम लोगों के पास, हाँ ये ठीक है बहुत सारा स्टेबल होगा। इसके बाद कौन सा वाला हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा। तीसरे वाले के बाद कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला हो जाएगा। दूसरे के बाद कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। तो 1 3, सॉरी पहला वाला नहीं है, एक हो गया, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ और फाइनली वो हो गया माने चौथा वाला। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, सी ऑल ऑप्शन। भाई इसके बारे में हमने पढ़ा था ना, हाईली स्टेबल होता है। यार इसको तुम कंपेयर करोगे, इसको और इसको अकेले अकेले कंपेयर करोगे तब तो ठीक है, ये कहेगा कोई दिक्कत नहीं तुमको अकेले संभाल लेंगे, लेकिन यार इसके स्केलेटन में इस तरह से 3 ट्रोपाइलियम आयन लगाओगे तो ये बात बनेगी थोड़ी ना, हाईली स्टेबल हो जाएगा ये कंपाउंड। समझ में आया? तो बहुत अच्छी चीज नहीं है कि आप इनकी स्टेबिलिटी को प्रॉपरली ऐसे कंपेयर कर पाए। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर फाइनली कौन हो गया? चौथा हो गया। क्लियर है? कोई डाउट वाली बात? तो ठीक है, इसके आगे ट्राई किया जाए। तो फाइनली ये हम लोगों का जो है आखिरी क्वेश्चन था जिसको हमने समझा, जाना। बाकी अच्छा इसमें भी देखेंगे अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी, तो ये भी वैसे नॉर्मली तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी स्टेबिलिटी भी जो है दूसरे वाले की भी स्टेबिलिटी, ये तो जनरल सेंस से हो जाता है, बट अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता है पहला वाले का तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ही होगा, और कुछ अच्छी बुक्स में लिखा हुआ है कि ये भी जो होता है इससे ज्यादा स्टेबल होता है। ये नॉर्मल सेंस का आंसर होता है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, और इसी हिसाब से आपका आंसर भी है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। लेकिन बेटा हमने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया हुआ है कि ये वाला भी इससे कहीं ज्यादा स्टेबल होता है। तो एग्जैक्ट आंसर जो होगा ये पहला होगा, पहले के बाद कौन होगा? दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा और फाइनली कौन होगा? चौथा। तो आप आंसर की देखोगे तो ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, आंसर की में ये दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अपडेटेड आप इसमें देखेंगे ध्यान से तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ठीक है आप इसको ध्यान रखेंगे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो बहुत डिस्कस करने का मतलब नहीं है। बाकी हम लोगों का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होता है, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया, एक एक कंसेप्ट को समझा।
इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2, जिसमें बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप सच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं ढंग से और जीओसी समझना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस को जरूर देखें, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहां जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े सब्जेक्टिव होंगे और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो एक बार अगेन हमारे पास एक चांस है कि जीओसी को प्रॉब्लम के थ्रू हम फिर से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वहां बेसिक से एडवांस तक के प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। ठीक, कोई डाउट वाली बात? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगेन हम आपसे कहेंगे अगर आपको चीजें समझ में आई तो क्या करेंगे, लिखेंगे थैंक यू एमएससी सर एंड टीम, और जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।